मार्केट में गैप्स हर समय रहते हैं। हाँ। किस मार्केट में क्या गैप है वो हमें दिखना चाहिए, Correct. वो हमें समझ में आना चाहिए। गैप दिख भी जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार है। योर गोल्डन रूल टू स्टे अहेड इन लाइफ। आज जो गेस्ट है उनकी कंपनी का नाम पूरे इंडिया ने सुना है। आपने वी मार्ट का नाम सुना होगा, ये उन्हीं के फाउंडर हैं ललित अग्रवाल। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देख रहे हो, ये एपिसोड बहुत पावरफुल होगा आप लोगों के लिए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम हर हफ्ते सैटरडे एंड वेडनेसडे को एक नए गेस्ट को बुलाते हैं। हाय ललित सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि वी मार्ट इतनी बड़ी मैमथ इंडस्ट्री बोल लीजिए, रिटेल इंडिया का जो रेवोल्यूशनाइज किया है वो आपने किया है सर। तो वी आर रियली थैंकफुल फॉर यू कि आप यहाँ पे आए और अपने अपना टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू नितिन, थैंक यू। डेफिनेटली जितना भी तुम्हारे बारे में जानकारी ली है उससे लगता है कि ये ज़रूर एक लॉट ऑफ इंस्पायरिंग यूथ आपकी चैनल पे हैं और वो सब आपको मोटिवेट करते हैं कि आप नए नए लोगों को लाओ और उन सब की ग्रोथ में भागीदारी बनाओ। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव यही है सर कि अब आपने जब शुरू किया उस टाइम पे क्या चैलेंजेस थे रिटेल में, फैशन में क्या चैलेंजेस थे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी उस टाइम पे, क्या गैप आपने ढूंढा, अब क्या है, वो लैंडस्केप पूरा का पूरा चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स। तो आइडिया ये है कि जो पहले हुआ वो हो सकता है अब ना हो पाए, बट अब क्या हो सकता है रिटेल के अंदर, फैशन के अंदर, ऑफलाइन बिजनेस के अंदर, वो आपसे समझना चाहेंगे हम आप। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर हम घुसेंगे इस पार्ट के अंदर कि अगर आज किसी को रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो क्या अपॉर्चुनिटीज के थ्रू स्टार्ट कर सकता है। बट उससे पहले शुरू करते हैं कि आपके बारे में थोड़ा समझना है हमें। तो नितिन, मैं बहुत ही एक हम्बल फैमिली में पैदा हुआ था। मैं एक बहुत छोटे से घर में कलकत्ता में पैदा हुआ था, जिसमें एक ही घर में 500 स्क्वायर फीट के घर में 32 लोग रहते थे। 32 लोग? हाँ। Okay. तो और बहुत कुछ जॉइंट फैमिली में जो सीखते हैं, देखते हैं, संस्कृति जो आती है। राइट। मेरे पापा जब मैं 9 साल का था तो उड़ीसा मूव कर गए। अच्छा। तो उनके साथ मैं उड़ीसा मूव हो गया और फिर आपको 10 साल बंगाली आती है? सॉरी, बंगाली भी आती है मुझे, उड़िया भी आती है मुझे। ओके। तो फिर 10 साल में वहाँ उड़ीसा था और बहुत बचपन में ही पापा की दुकान पे जाने लग गया। 12-13 साल का था तब से कस्टमर से डील करने लग गया, इंटरेक्ट करने लग गया, मेजरमेंट लेता था। मेरे पापा की एक टेलर की दुकान थी। अच्छा। तो टेलरिंग का बिजनेस था। Okay. तो उसमें मेजरमेंट लेना, ट्रायल करवाना, अरे वाह। कस्टमर को कारीगर से काम करवाना, ब्लू मास्टर से मार्कर कटिंग होता है। करवाना। बचपन में जितनी भी पैंटें पहनता था, शर्टें पहनता था, वो मास्टर ना हाँ। कस्टमर की साइड से निकाल के ही मुझे पहना देते। तो मैंने कपड़े खरीद के कब जल्दी से बचपन में कम पहने। तो बट डेफिनेटली बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड रहा है और बहुत बचपन से ही मुझे सौभाग्य मिला है कि जो छोटा शहर कैसा होता है, ग्राहक कैसे होते हैं, मस्ती मस्ती में ही बहुत कुछ सीख गया। मस्ती करते करते ही पापा की दुकान पे बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए। तो बहुत छोटी उम्र में ही वो अंदर वो सब चीज़ों की एडॉप्शन आ गई और समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है, समझ में आ गया कि परिवार के वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि फिर उसके बाद मैं 19 साल का जब था तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। मैं अपने एजुकेशन को ड्राइव करने के लिए बॉम्बे के इंजीनियरिंग कॉलेज खोज रहा था और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशंस मांग रहे थे लोग और वो एक तरह से पैसे मांग रहे थे। तो 7-8 लाख रुपए का खर्चा था। 7-8 लाख उस उस टाइम की समय, बात हाँ। कर रहे हो आप? तो फिर मैंने पापा को बोला, मैंने पापा आप 7-8 लाख रुपए जो यहाँ लगा रहे हो ना, एक काम करो मुझे दे दो। हाँ। मैं बॉम्बे में ना पढ़ाई भी कर लूँगा और बिजनेस भी कर लूँगा। तो मान गए थे वो मान गए मेरे से। अच्छा। और मैं उनके पैसे लेके बॉम्बे में इन्वेस्ट कर दिया। 19 साल का था, एक प्रिंटिंग प्रेस चालू कर दी मैंने। अरे वाह। और वहीं पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं यहाँ पे एक बार पूछूंगा तो आपसे, यहाँ हाँ, प्रिंटिंग प्रेस ही क्यों शुरू की? वो मेरे कोई रिलेटिव थे वहाँ पर। अच्छा। जब हम बॉम्बे गए थे तो उन्होंने कुछ आइडिया दिया। अच्छा। और उन्होंने बोला कि अगर तुम यहाँ आ जाते हो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है। तो उनके साथ ही फिर मैं मिलके वहाँ शुरू कर दिया था। तो इन सब चीज़ों से ना एक ओवरऑल एक मन में जुनून था, एक पता था कि यार ये चीज़ों से ही मुझे एक्साइटमेंट मिलती है, ये चीज़ों से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। खाली बैठने का शौक़ नहीं था। बट एक चीज़ ज़रूर है कि परिवार के वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
संस्कृति जो हमारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसका एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको मैं बोलता हूँ कि सत्यता। तो हर समय जो है ना, मेरा एक कोर बिलीफ सिस्टम है कि जैसे भी आप हो, आपको जेन्युइन होना है। जब भी आप जहाँ भी हो, आपको जेन्युइनली सोचना है, और जेन्युइनली हर इंसान के भाव के बारे में सोचना है। तो जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हो ना, और अपने अंदर से कोर सच्चाई रखते हो, तो आपके साथ हर समय सच्चाई होता है, अच्छा ही होता है। तो वो एक फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम है। तो इसीलिए मैं इस शो में भी बोलूँगा कि यहाँ भी मैं जितनी बातें करूँगा वो सत्य ही करूँगा, और सत्य के सिवा कुछ नहीं करूँगा। आपने हमारी प्लेज लेने वाली जो प्रोसेस होती है वो अपने आप ही नेचुरली करवा दी हो तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे क्या रहा उसके बाद? तो ये जर्नी चलती रही। बहुत फैक्ट्री पे काम किया, टेम्पो लोड किया, डिलीवरीज करके आया, कंपनीज में जाके ऑर्डर्स लेते था, गोडाउन में माल खाली करवाता था, प्रिंटिंग प्रेस मशीन खुद से चलाता था, मशीन खुद को खोल के रिपेयर कर लेता था। तो बहुत सारी जगह काम किया, लेकिन बचपन से ही मैंने अपैरल का बिजनेस देखा हुआ था, गारमेंट्स देखा हुआ था, फैशन देखा हुआ था, कस्टमर के बीच में रहा हुआ था। तो मुझे ज़रूर वो याद आती थी बार बार। तो उसी समय दौरान रिटेल में एक चेन है, उसका नाम है शॉपर स्टॉप। तो उस दौरान वहाँ खुली थी बॉम्बे में पहला स्टोर। उस समय इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल हुआ नहीं करता था। करेक्ट। तो उस समय मैंने देखा, तो बड़ा मन किया कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बॉम्बे जैसे बड़े शहर में भी ना दुकान के नाम पे छोटा बाजार होता था, और बाजार में जाके आप नेगोशिएट करते थे, 10 जगह घूमते थे, क्वालिटी का आता पता नहीं होता था, कोई सुविधाएं होती नहीं थी, प्राइसिंग का पता नहीं चलता था, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन कितना सही मांग रहा है। तो उस समय भी मन में चलता था कि यार बहुत कुछ स्कोप है। तभी मेरा एक कज़िन, जो मेरे पापा पहले दुकान चलाते थे कलकत्ता में, तो वो कज़िन चलाता था, तो वो कज़िन आया था बॉम्बे, तो उससे बात हुई, तो उसके साथ मैंने डिसाइड किया कि जाके कलकत्ता में हम रिटेल चेन करेंगे। अच्छा। और यहाँ का वाइंड अप किया, बिजनेस को, पार्टनर को संभलवाया और कलकत्ता चला गया। वापस कलकत्ता में ही करने का क्यों प्लान किया? क्योंकि वो उसने एक आइडिया दिया, और वो कुछ कर रखा था, एग्जीबिशन सेल टाइप का कुछ करता था। अच्छा। तो वहाँ जाके, और उस साथ में उसी में आइडिया हमने एक और बनाया कि एक बॉम्बे में हम वाटर थीम पार्क गए थे, एसल वर्ल्ड। हाँ, मैं भी गया हूँ। तो वहाँ देखा, तो वहाँ मन किया कि यार ऐसा कुछ कलकत्ता में भी करना चाहिए। अच्छा। तो कुछ पता नहीं था, कुछ जितना था, जोश था, जुनून था, हाँ। यंग थे। तो कलकत्ता चले गए, और जाके वहाँ ज़मीन खोजी, वहाँ बहुत कुछ ठोकरें खाई, फिर फाइनली एक ज़मीन मिली, उसमें हमने मेहनत करके 6 महीने में वाटर पार्क खड़ा कर दिया। अच्छा। तो वहाँ हमने ग्राउंड से, ना कोई कंस्ट्रक्शन की नॉलेज, ना कोई जानते हैं, ना कोई इंजीनियर, ना कोई, हमने खुद ही आर्किटेक्ट लिया अहमदाबाद का और खड़ा कर दिया। कितने पैसे लगे उस टाइम पे उस समय उस प्रोजेक्ट के अंदर 8 करोड़ रुपए लगे थे। 8 करोड़ लगे थे उस टाइम। तो वहाँ एक रिटेल चेन भी हमने शुरू कर दी थी पैरेलली। अच्छा। तो वो एक मेरा जो कजिन था उसके साथ में, तो उसका नाम था विशाल मेगा मार्ट। अच्छा। तो वो रिटेल चेन हमने वहाँ से स्थापित करी, क्योंकि मेरे पापा की जो पहली दुकान थी 1975 में, उसका नाम विशाल था। तो विशाल मेगा मार्ट जो है वो आपकी कज़न है? हाँ, तो हम लोगों ने फाउंड करी थी। अच्छा, ओके। और आगे आस्ते आस्ते विशाल मेगा मार्ट से मैं निकल गया 2003 में। हाँ। 2003 में मैंने वी मार्ट के नाम से दुकानें खोल ली। हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस हो गया था। ओके। और वो कंटिन्यू करता रहा 2009 तक। उसके बाद उसने भी कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दी। तो वो जर्नी चलती रही। तो हर समय ये पता था कि यार रिटेल के अंदर इसलिए इंटरेस्ट था कि इंडिया जो है वो लोअर श्रेणी के लोग इंडिया में बहुत रहते हैं, और क्योंकि मैं छोटा शहर में रहा हुआ हूँ, कटक जैसे शहर में, उड़ीसा में, तो वहाँ बहुत छोटी आमदनी के लोग रहते थे। सबके मन की ख्वाहिशें होती थी, हर कोई पहनना चाहता था, हर कोई अच्छा देखना चाहता था, हर कोई अच्छी जगह से शॉपिंग करना चाहता था। तो वो सब चीज़ देख के मन में ख्वाहिश थी, और लगा कि यार ये गैप है मार्केट में, और ये बहुत क्लियर गैप था कि भाई लोगों को जो मिलता है, या तो बड़े शॉपर स्टॉप जैसे में प्रीमियम रिटेल मिलता है, तो सही दाम में तो चीज़ मिलती है, तो रोड पे ही मिलती है, तो उसको हम कैसे अच्छी दुकान में दे दें, उसको अच्छे वातावरण में कैसे प्रोवाइड कर दें, उसमें एक अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी वैरायटी के साथ, अच्छी सोर्सिंग के साथ उसको कैसे प्रेजेंट कर दें। तो वो एक गैप दिख रहा था बहुत क्लियरली, और वो गैप को हमने वहाँ पर फुलफ़िल किया, तो बना दिया। तो हमने जब अहमदाबाद में भी जब रिटेल से शुरू किया मैंने वी मार्ट का, तो पूरे वेस्ट इंडिया में कोई भी वैल्यू रिटेल चेन थी ही नहीं। तो आपने जो फर्स्ट स्टार्ट किया वी मार्ट का स्टोर, वो अहमदाबाद से शुरू किया। अहमदाबाद ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? क्योंकि मैं बॉम्बे रहता था। तो मुझे बॉम्बे की बहुत मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत लोगों को जानता था।
तो गुजराती कम्युनिटी से बहुत फायदा मेरा वास्ता होता था। तो मुझे ये पता था कि गुजराती कम्युनिटी वैल्यू फॉर मनी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है, राइट, और वो पैसे को, हर पैसे को अपना सोच समझ के खर्चती है और इन्वेस्ट करती है। तो Correct. मुझे कोई मेरा फ्रेंड था अहमदाबाद में, तो फिर मैंने अपॉर्चुनिटी ली, एक दुकान मिल गई थी। मैंने बोला यहाँ पे टेस्टिंग ग्राउंड सबसे अच्छा होगा कि अगर यहाँ हम सक्सेसफुल हो गए इनको बेचने में तो कहीं भी बिक जाएगा, तो कहीं भी बिक जाएगा, और ये हमें जो सिखाएंगे वो कहीं भी हम मात नहीं खाएंगे। हाँ, तो वो हमने वहाँ किया, और भगवान की दया से वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, कस्टमर ने बहुत लव किया, लाइक किया, और वहीं से हमारी जो शुरुआत हो गई जर्नी की। तो हमने अपनी चेन बढ़ाते गए। पहले गुजरात में 4-5 करी, फिर दिल्ली में करी, फिर पंजाब में करी। तो ऐसे करके हम अपनी चेन को ग्रो करते रहे। 2008 तक ग्रो करते रहे। फिर हमें लगा कि यार अब और इसको ग्रो कराना है। तो रिटेल तब तक बड़ा हो गया था, बिग बाज़ार, पेंटलून, सब बड़े बड़े सब रिटेलर्स आ गए थे। तो तब तक ये लग रहा था कि यार अब और ज़्यादा ग्रो करना है तो लोन चाहिए, डेट चाहिए, बड़ा वो लेना पड़ेगा। लोन लेके ग्रो करें तो किसी ने बोला भाई प्राइवेट इक्विटी भी ले सकते हैं। तो उस समय हमने 2008 में प्राइवेट इक्विटी ली। आदित्य बिरला इन्वेस्ट किया हमारे साथ। उन्होंने देखा है बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। करेक्ट। तो 2000 में हमने प्राइवेट इक्विटी लेके बिज़नेस को और बढ़ाया। मेरे ख्याल से हमारी 35 दुकानों की चेन थी, उसमें हमने 1 साल में 20 दुकान और खोल दी। अच्छा, प्राइवेट इक्विटी के बाद क्योंकि पैसे आए थे, दिमाग में भूत था और फटाफट लगा दिया। और उसी समय जो है लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस हो गई, और मार्केट पूरा गिर गया, कंजम्पशन गिर गई, तो बहुत जगह नुकसान लग गया। तो हमने भी देखा यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो प्राइवेट इक्विटी वाले भी बोर्ड पे नाराज़ हो गए, परेशान हो गए। तो फिर हमने कुछ डिसीजंस लिए कि हमने कुछ गलतियां करी थी, उनको ठीक करो, उनको सुधारो, उनको वापस से जाओ। तो हमने 1 साल में 10 दुकानें बंद करी। अच्छा, हमने अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज किया, स्केल डाउन किया, हमने फोकस किया। हमने फोकस करके अपनी कोर स्ट्रेंथ देखी, हमारे क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाए, और उन सबको बंद किया। और फिर अपने एक माइंडसेट को पकड़ के सीरीज़ में जाके कि भी फैशन हमारा कोर स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है, छोटे शहर हमारे कोर स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है, क्लस्टर्ड अप्रोच हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है कि भाई ग्रो करेंगे तो बगल बगल में ग्रो करेंगे, ना कि भारत के हर कोने में चले जाएंगे। अच्छा, तो उस तरह से उसको ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाई, सिस्टम बनाया कि लोन पे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, अपने फंडामेंटल प्रॉफिट से ही ग्रो करेंगे। सो कुछ स्ट्रैटेजीज़ को लेके पीपल मैनेजमेंट की स्किल्स को चेंज करते हुए अपने डिसीजंस को रिवैम्प किए, और वहाँ से फिर हमने वापस से अपनी ग्रोथ शुरू करी। फिर 2013 में हम लोग पब्लिक इशू लेके आए। हमारे जो प्राइवेट इक्विटी थे उनको हमने एग्जिट दिया, और पब्लिक इशू ला के हमने अपने मार्केट में लिस्टिंग करी। तो ये पूरी जर्नी के अंदर बहुत सारे पड़ाव आए, हर तरह का एक अलग अलग तरह का फेज़ आया, और हर फेज़ में बहुत कुछ सीखने मिला। एक क्या समय ऐसा था मेजर क्या था 3 सीखने की चीज़ें अगर बोले तो? सो लर्निंग काफ़ी तरह की रही है। जब शुरुआत के स्टेज में आप होते हैं तो ख्वाहिशें बड़ी होती है, रिसोर्सेज साधन कम होते हैं। तो उस समय एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जितनी बड़ी चादर है उससे ज़्यादा पैर नहीं निकालना चाहिए। तो मन बहुत चलता है। जब पैसे आ जाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सर पे कौवा बैठ जाता है और आदमी को ना अलग अलग तरह के नए नए ख्वाब आते हैं, नए नए, आपको लगता है कि आप तो चैंपियन हो, आप सुपरमैन हो, आप जो करोगे वो अच्छा करोगे, जो होगा वो अच्छा होगा, मुझे तो सब कुछ आता है। तो ये एक ना कई बार हमें अपनी गलत फहमियाँ हो जाती है अपने बारे में, और हम सब कुछ करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो अब आसमान पे हैं। तो वो कुछ जगह पे ना आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, फोकस्ड एंड कंटेंड कि भी मैं अपनी सीमाओं में अपने कैलकुलेशन करते हुए, जिससे कि मुझे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। मुझे एक दिन के लिए उन्नति नहीं करनी है, मुझे एक दिन के लिए ग्रो नहीं करना है, मुझे ऐसा ग्रोथ पाथ बनाना है जिससे कि लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके धंधा, जिससे कि लॉन्ग टर्म ये कॉन्सेप्ट सस्टेन कर सके, जिससे कि, क्योंकि रिटेल में कुछ नहीं है। रिटेल आपके अगर घर में आप देखोगे ना कि किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी भी छोटे शहर में किसी भी घर में किसी को कोई काम नहीं मिलता है, तो उसका माँ बाप बोलते हैं बेटा नौकरी कर ले। अगर नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं एक ठेला गाड़ी लगा ले, एक दुकान खोल ले, एक परचून की दुकान में बैठ जा, तो कुछ ना कुछ तो तू कर लेगा, ये तो बेच लेगा। तो वो ना बेवकूफ़ों का धंधा होता है। रिटेल जो है ना बेवकूफ़ों के लिए धंधा होता है। जो सबसे ज़्यादा घर में बेवकूफ़ होता है उसको बोलते हैं तू ये धंधा तो कर लेगा तू। तो उसको लेकिन ना बेवकूफ़ी से नहीं करते हैं, सिंप्लिसिटी से करते हैं। इसीलिए वो बेवकूफ़ों का धंधा या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों का धंधा नहीं है। उसको सिंप्लिसिटी और बेसिक फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक सब्जी वाला अगर ठेला लगाता है तो सब्जियां हर समय ताज़ी होनी चाहिए, सब्जियां हर समय कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, है ना।
सब्जी हर समय अच्छी होनी चाहिए, तभी सब्जियां बिकेगी। और जिसके पास वो तीनों चीज़ होगी और जिसका आचरण ठीक होगा, जो ग्राहक से हंस के बात करेगा, जो ग्राहक को अच्छी सेवा देगा और ग्राहक को टाइम पे जो नई सब्जी आई है वो ला के देगा, तो अपने आप उसका व्यापार चलने लग जाता है। तो सबसे फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम यही है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए वो आपके लिए सब सर्वप्रथम है, और वो आपको समझ के अपना काम करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको फ्रेशनेस, लेटेस्ट, प्राइस कॉन्शियस, कस्टमर सेंट्रिक एंड रेस्पेक्टफुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप अपनी सप्लाई चेन भी उसके अराउंड बनाओगे, आप उसकी सोर्सिंग स्ट्रैटेजी भी उसके अराउंड बनाओगे, आप अपने कस्टमर की इंटरेक्शन स्ट्रैटेजी भी उसके हिसाब से बनाओगे। आपको अगर माल नहीं बिक रहा तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, चाहे हल्ला बोलोगे चाहे आप कुछ और बोलोगे, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी वहीं से निकल के आती है। तो ये सब जो है ना, ये सारा काम जो है व्यापार के अंदर आप अगर सिंपल वे में करो तो ये अपने आप हर समय फंडामेंटल बेसिक अच्छा हो जाता है। बट हर समय जब भी आप करो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने शुरू से शुरू किया है तो मेरा फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो ग्राहक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ग्राहक के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा ग्राहक जो आया है उसके लिए मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अगर उसको ये फीलिंग हो गई कि मैं यहाँ आके एक स्मार्ट लेडी बन जाती हूँ, या मैं स्मार्ट अपने घर के बजट को मैनेज कर सकती हूँ, या मैं अपने किड्स को स्मार्ट बना सकती हूँ, या मैं मेरे घर को सुंदर बना सकती हूँ, या मैं अच्छा दिख सकता हूँ, तो आप उसको जिस दिन ये फीलिंग करवा दोगे कि योर रिटेल स्टोर और माई वी मार्ट इज नॉट अ स्टोर बट इट इज़ अ प्लेस विच मेक्स मी स्मार्टर, विच मेक्स मी ब्यूटिफुल, विच मेक्स मी हैप्पी। सो वंस यू आर एबल टू फुलफिल दोज पर्पसेज, आपको अगर वो सब पर्पज आप पूरा कर सकते हो तो आपका व्यापार अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। अब उसका हाइंडसाइड क्या है कि आपने ग्राहक को तो सक्सेसफुल कर दिया, सुंदर बना दिया, अगर आप उसके साथ में बाकी जो आपके इकोसिस्टम है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इकोसिस्टम के अंदर कौन आते हैं? जो आपको माल सप्लाई करते हैं, जो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, आपके वेंडर्स होते हैं, उनको आप कैसे खुश करो, उनके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करो। जब वो वैल्यू क्रिएट करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा माल बनाएंगे, वो और आपके पास इंटरेक्ट करेंगे, वो और आपसे रिलेशनशिप बनाएंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो उनके लिए भी आपको हर समय इकोसिस्टम में ध्यान रखना है कि भाई वो भी वैल्यू क्रिएट करे, वो भी प्रॉफिट क्रिएट करे, केवल आप ना कमा लो, उसको आप नीचों के साइड में ना रख दो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा होता है कि आपके अपने स्टाफ, आपकी अपनी टीम, आपकी अपने लोग जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, उनके लिए कैसे ग्रोथ पाथ क्रिएट कर रहे हो, उनके लिए कैसे पैसे बिल्ड कर रहे हो, उनके लिए कैसे इंसेंटिवाइजेशन और मोटिवेशन के मॉडल बना रहे हो। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना फंडामेंटल है व्यापार के, जो अगर हम ध्यान रख लें, क्योंकि हम तो अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म है, एक रिटेल की दुकान एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सोर्सिंग माल वाले से लाके अपना माल रखना है, ग्राहक वाले से लाके ग्राहक रखना है, और आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे कि यू आर एबल टू मेक बोथ द पीपल मीट एंड मेक देयर प्रोडक्ट्स मीट। And that's what retail is all about. So we always believed कि we always want to create value and make our ecosystem proud. Right. तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उन सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। Correct. तो अगर जब हमारे अंदर वो एक फीलिंग रहेगी तो हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे और किसी के साथ बेइंसाफी भी नहीं करेंगे और किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। हर समय सच का साथ देंगे और सच में ट्रांसपेरेंट फीलिंग रख के ये वाला व्यापार अगर बिल्ड करेंगे तो ये हर समय अच्छा रहेगा। और उसी से आपकी भावनाएं आती है, उसी से प्रेम बढ़ता है और उसी से एकजुटता भी होती है। बिल्कुल। तो ये तो सर पहले की बात थी जब आप कर रहे थे, क्या ये अब मैं बोलूँ क्या रिटेल के अंदर सेम फंडामेंटल्स आज भी चल सकते हैं या कुछ और चेंज हो गए आज? नहीं, देखिए फंडामेंटल हर समय मार्केट में गैप्स हर समय रहते हैं। हाँ। है ना, किस मार्केट में क्या गैप है वो हमें दिखना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। गैप दिख भी जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार है ना। गैप होने के बावजूद आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो कोई आपकी जानकारी क्या है, आपको क्या पता है, आपको क्या आता है, आपको क्या अच्छा पता है और आपके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो वो उन दोनों का जब जुड़ाव हो जाता है साथ में और उसके बाद आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ अगर हो तभी आप बिल्ड कर सकते हो। तो मतलब रिटेल में हर समय हर समय का एक माहौल होता है। उस माहौल को उस समय कोई ऑर्गेनाइज दुकानें नहीं होती थी, अब ऑर्गेनाइज दुकानें बहुत जगह हो गई, बट अभी भी बहुत सारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ अभी भी ऑर्गेनाइज दुकानें नहीं है, अभी भी बाजार से ही शॉपिंग होती है, अभी भी लोगों ने कभी ऑर्गेनाइज दुकान अच्छी दुकान देखी नहीं। बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे छोटे शहर हैं तो जहाँ पर अभी भी कुछ नहीं है। तो बहुत सारा स्कोप है। प्लस आज तो डिजिटल का ज़माना है, आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आज तो इंस्टा के अंदर लोग बेच लेते हैं। तो व्यापार तो हर जगह हवा में है, व्यापार आप बोलते हैं ना कि वो हवा एयर वेव्स में व्यापार है। सो हाउ डू यू कन्वर्ट दोज एयर वेव्स, जैसे आप कर रहे हो
कि आप ये एयरवेव्स को कैसे अपने मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज की डेट में जो आज की जेनजी जनरेशन है, जो दूसरी जनरेशन है, उनके पास और भी आइडियाज है, हाउ कैन वी टॉप अप, बट द बेसिक फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। अल्टीमेटली यू नीड टू गिव वैल्यू, ultimately you need to be price conscious, ultimately your product has to be so lucrative that everyone wants it. So that is very important if you are providing a service, या आप एक सर्विस भी दे रहे हो या आप एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर दम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ बार बार कि यार हमारे पास अगर मधुमक्खी होगी, हमारे पास शहद होगा, तो मधुमक्खी अपने आप आ जाएगी। तो शहद तो हमारे पास होना होगा ना। तो अगर मैं बोलूँ सर कि मुझे अगर मान लीजिए आज एक रिटेल चेन खोलनी है या रिटेल के अंदर कुछ धंधा करना है, मैं वो गैप क्या ढूंढूं? क्या बस यही एक गैप है कि दूसरे शहरों में नहीं है तो मैं वहाँ खोल लूँ, या कुछ और गैप भी हो सकता है कि मुझे वर्टिकल रिटेल करना चाहिए, मतलब एक बहुत स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर रिटेल करना चाहिए? अगर आप आज मेरी जगह होते और आपको आज मौका मिलता रिटेल बिजनेस शुरू करने का, तो आप कुछ अलग करते या क्या करते आप? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सब आपकी आंखों पे डिपेंड करता है कि आप पे क्या दिख रहा है, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ आज भी गैप्स हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, कि भी आज भी कोई कंस्ट्रक्शन की कोई रिटेल चेन थोड़ी है। आज भी कोई टाइलों की या कील की या उनकी कोई रिटेल चेन थोड़ी है। ये जैसे सोमानी टाइल्स वगैरह है, तो रिटेल चेन नहीं है ना, तो मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाँ, है ना। तो कलेक्टिव बहुत सारा ऐसा व्यापार है जिसके अंदर आज भी छोटा बाजार ही चलता है। करेक्ट। आज भी अनऑर्गेनाइज वे में ही काम होता है। तो व्यापार तो हवा में है, मैंने कहा ना। तो व्यापार तो हर जगह पे है। अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के मैं रिटेल कर लूँ। तो रिटेल के अंदर, चाहे फैशन के अंदर, चाहे पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फैशन के अंदर, हम पूरे फैशन के सेगमेंट में करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लो तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। उस क्रिएटिविटी के अंदर भी गैप्स हैं कि लोगों के पास पर्टिकुलर क्रिएटिविटी है, किसी के पास नहीं है। क्वालिटी के अंदर गैप्स हैं, प्राइजेस के अंदर गैप्स हैं, सप्लाई चेन के अंदर गैप्स हैं, लोकेशनल सप्लाई चेन के अंदर गैप्स हैं। तो आप व्यापार तो मैंने कहा ना कि व्यापार तो आपको करना आना चाहिए, आप में हिम्मत चाहिए। जिस दिन भी आपने अपना मानस बना लिया और अंदर घुस गए, तो अगर उस समय गैप पूरा नहीं मिला था तो और मिल जाएगा। आपने उस समय कुछ और सोच के घुसे थे, बट आप जैसे जैसे अंदर जाओगे यहाँ पे पता लग जाएगा कि नहीं यार ये नहीं, ये करना हो, इसके बगल में ये चीज़ अच्छी है। तो दैट इज़ हाउ यू गेट इनटू द कोर ऑफ इट। तो आपको जैसे जैसे कोर में घुसोगे, बट मेहनत तो 100% करनी पड़ेगी, फोकस्ड 100% रहना पड़ेगा, चेंज मैनेजमेंट माइंडसेट लाना पड़ेगा कि वो अगर मैं ये करने के लिए घुसा था बट मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उतना चेंज मैनेजमेंट भी मेरे को अंदर लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ सीखना है, तो आज की डेट में तो और सीखना ईजी हो गया है। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत ईजी कर दी है सीखना को भी। तो आज एक हम पाम टॉप या हाथ में जो मोबाइल फ़ोन लेके चल रहे हैं, उसके अंदर पूरा दुनिया बैठा हुआ है। आपको सवाल पूछने हैं, आपको सब जवाब मिल जाएंगे। तो पहले तो वो भी बहुत बड़ा मुश्किल होता था। तो आज तो व्यापार करना और ईजी हो गया। तो उससे कंपटीशन भी बढ़ गया है। डेफिनेटली इतना ईजी हो गया है तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई अपने कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। तो हाउ वेल कैन यू देन एग्जीक्यूट इट, हाउ वेल देन कैन यू कंसिस्टेंटली डिलीवर इट। हर समय आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आपने आज दे दिया और आप कुछ देर जाके छुट्टियां मनाने लग गए, तो शायद आपके ग्राहक को कोई और उड़ा के ले जाएगा। तो आज की डेट में उतना ही थ्रेट भी है। तो इसीलिए आपको और अलर्ट होना पड़ेगा, आपको और ऑन द टोज पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोर अलाइंड विथ व्हाट योर कस्टमर डिमांड्स आर। मार्केट क्या कर रहा है और गैप्स को मैं कैसे मेंटेन रखूं और कैसे मैं डिलीवर करूं। बट सर, आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे कि हुआ बना दो या कुछ कर दो। कस्टमर को लाना एक रिटेल के अंदर भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप क्या डिफरेंट करते हो? वी मार्ट की बात करें या जब स्टार्ट किया था तब आप क्या डिफरेंट करते थे कि लोग आपके स्टोर्स पे आए? देखिए, मेरी एक ही पद्धति है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो काम अपने आप फैलता है ना। एक आपने चिंगारी लगा दी अगर, तो चिंगारी आग में कन्वर्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो चिंगारी सही नहीं है। तो सबसे पहली पद्धति वही है जिसको मैं बोलता हूँ कि भैया माउथ पब्लिसिटी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो शहर में आग लग जाती है। 10 मिनट में हल्ला हो जाता है कि भाई यहाँ ये माल आ गया, ये दुकान खुल गई, ये सामान बहुत अच्छा है, चलो यहाँ। तो आप 3 दिन में देखोगे ना, ग्राहक आपकी दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़े रहेंगे। और हमने ये कई दुकानों के सामने देखा है। हमने अपनी अभी तक हमने 450 दुकानें खोल ली और हमने 40 दुकानें बंद भी कर दी। तो हमने 490 दुकानों की ओपनिंग में हमने ये देखा है, उसमें आउट ऑफ दैट 200 दुकानों में हमने ऐसे देखा होगा कि भाई जब हम दुकानें खोले हैं तो खोलते ही विदिन 2 डेज दुकान के बाहर ऐसी भीड़ लग गई, लाइन सी लग गई, जिसके अंदर ग्राहकों को पता लग गया और हमने कोई मार्केटिंग नहीं करी। तो वो मार्केटिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग होती है, जब आप वायरल अपने आप बन जाओ, आपको स्पॉन्सर्ड ऐड ना चलाने पड़े। करेक्ट। आपकी वायरलिटी अपने आप खुद से आती है
उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कोई नहीं होती। और उसके बाद डेफिनेटली आपको अपनी अवेयरनेस तो करनी ही पड़ेगी, हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, आपको अपने दुकान के सर्विसेज की अवेयरनेस, आप क्या ऑफर कर रहे हो, कभी कभी आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, कभी कभी आपको कस्टमर को लेवर भी करना पड़ेगा जब कस्टमर को नहीं चाहिए। तो उस समय की अपनी अपनी मार्केटिंग होगी। सो आपको अपनी फिलोसफीज बनानी पड़ेगी कि जिससे कि आप अपनी जो सच्चाई है वो बाजार में बताओ, वो उसको पता लगे, आप क्या रखते हो उसके बारे में बताएं, उसको बताने का तरीका और अच्छा बनाएं जिससे कि कस्टमर एस्पिरेशनल फील करे, आपके आपके प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे मार्केट से, उसको उस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपके कैसे डिफरेंशिएट करते थे जो आप दिखाते थे? देखिए अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट को समझना कि आपके लोकल टेस्ट क्या है, उसको आप समझ के अपने यहाँ पर क्या ला रहे हो, आपका सीजन क्या है, इस समय की क्या ज़रूरत है, उसको कैसे ला के दिखाते हो आप। बाजार इंटरनेशनल में फैशन क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में फैशन क्या चल रहा है, किस चीज़ को आप चेस करके उसको कन्वर्ट करके इंडिया के आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग कैसे लेके आ रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है कि ये सब के बावजूद आपको अपने कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्राहक है कौन, आपका ग्राहक कितना खर्च कर सकता है, आपका ग्राहक कब खरीद सकता है। तो उसको उन सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए, एंटेंगल्ड करते हुए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं ये बताऊंगा और ये दिखाऊंगा और ऐसे दिखाऊंगा जिससे कि ग्राहकों को एक्साइटमेंट आएगी और तब कस्टमर आएगा। सो देयर आर मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू हैव टू हाईलाइट योर प्रोडक्ट्स, यू हैव टू हाईलाइट योर कॉन्सेप्ट कि भी मेरा कॉन्सेप्ट क्यों है अच्छा है और मेरा कॉन्सेप्ट में ट्रूथ क्यों है। तो हम लोगों ने हर समय अपने आप को ऑनेस्ट प्राइस रिटेलर बोला हुआ है कि हम ऑनेस्ट प्राइस रिटेलर है। करेक्ट। हम कभी एक चीज़ को 1000 रुपये में बेचते हैं और दूसरे दिन 300 रुपये में बेच देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हमारा अगर 300 रुपये एक बच्चे के लिए है तो आपके लिए भी 300 ही है और वो पूरे साल है। तो वो जब फीलिंग ग्राहक को आ जाती है और कस्टमर जब एक बार लेके जाता है और वो अगर 9 महीने बाद 6 महीना बाद वापस से खरीदने आता है, तब तक उसका प्रोडक्ट उसका अच्छा करता है, उसकी सर्विस, उसकी एक्सपीरियंस अच्छी है, प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुआ, तो उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राहक को डिसीजन लेने में कि मैं कौन से ब्रांड से या कौन से स्टोर से या कौन से लोगों से सर्विस लूँ या शॉपिंग करूँ। सो ट्रस्ट डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। शॉर्ट टर्म में तो आप टेक्निकल मूव लेके मार्केटिंग करके आपने हवा बना के अपना माल दिखा दोगे, बेच दोगे, बट अल्टीमेटली अगर आप अच्छा चीज़ नहीं डिलीवर करोगे तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं होता है। बट सर आपने बोला कि प्राइस सेंसिटिविटी है मार्केट में, लोगों को चाहिए सस्ते में बट क्वालिटी मिल जाए बहुत अच्छी, कि वो स्मार्ट फील करें, प्राउड फील करें कि यार हम वी मार्ट गए थे और हमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान मिला और बहुत अच्छे रेट पे मिल गया। अब प्रीमियम की भी तो एक मार्केट होती है, राइट? प्रीमियम कैटेगरी में कभी आपने सोचा यार इसमें भी हमें जाना चाहिए या ये बिजनेस हम करना ही नहीं चाहते कभी, और क्यों? देखो नितिन, भारतवर्ष में ना 80% जनता ऐसी है जो आज भी 25,000 रुपये से नीचे कमाती है, महीने के 25,000 रुपये के नीचे कमाती है। और 80% जनता का मतलब होता है 100 करोड़ जनता। बिल्कुल। तो 100 करोड़ जनता आज भी उस पर डिपेंडेंट है। और हम अगर अपने कपड़े की बात करते हैं तो कपड़े भी एक बेसिक नेसेसिटी है। साल में 2 जोड़ी हर गरीब को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए, मजदूर को भी चाहिए। और आज की डेट में क्योंकि वो फट जाते हैं, सर्दी में आपको ढकने के लिए चाहिए कपड़े। बिल्कुल। और आज की डेट में वो जो किसान का बेटा भी है या वो कॉन्ट्रैक्टर का बेटा भी है तो वो भी एक मोबाइल फ़ोन लेके घूमता है, वो भी टेलीविज़न देखता है, वो भी मूवी देखता है, तो उसके भी एस्पिरेशंस हैं। तो उसे भी वही चीज़ अच्छी चाहिए, उससे भी वही चीज़ फैशनेबल चाहिए, है ना। उसको वो चीज़ वो ज़्यादा धोएगा, ज़्यादा पहनेगा तो उससे वो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब इतना बड़ा मार्केट साइज़ है तो आप वो छोटे से मार्केट साइज़ की तरफ क्यों जाओगे। तो और ये मार्केट ज़रूर ग्रो करने वाला है। हमारे देश की जो प्रगति हो रही है, हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उससे जो हमारी जीडीपी इनकम बढ़ने वाली है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, लोगों की सैलरीज बढ़ने वाली है। तो जब ये 100 करोड़ जनता जब थोड़ी सी ग्रो करेगी तो आप देखो कितनी बड़ी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी। और वो इकोनॉमी सारी जो कहाँ जाएगी, अल्टीमेटली आपने अपना पेट भर लिया, खाना तो खा लिया, अब उसके बाद जो आप स्पेंड करते हो वो अपने आप के ऊपर करते हो, आप अपनी सुविधाओं पे करते हो, तो वो इकोनॉमी बड़ी होगी। तो इसीलिए वहाँ ना बहुत बड़ी पोटेंशियल है। तो जब जहाँ इतनी बड़ी पोटेंशियल है तो हम वो छोटे से मार्केट को क्यों देखें। तो हमें लगता है कि हमें ये अच्छी चीज़ आती है और ये अच्छे से करना आता है, तो इसी को एक तरफ फोकस होकर इसी को देखो। करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या हम उसके लिए बने हुए हैं, क्या हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमें लगता है वो मार्केट बहुत बड़ी है। हो सकती है वो मार्केट भी बहुत बड़ी है, बट वहाँ एक व्यक्ति अगर वो 20% आदमी भी है, वो 5 गुना से ज़्यादा खरीदता है छोटे वालों से। करेक्ट, खरीदता है वो ज़्यादा भी खरीदता है, ज़्यादा भी बेचता है, और उसको सर्व करने के लिए भी बहुत लोग हैं।
लेकिन इस मार्केट को सर्व करने के लिए भी बहुत सारे लोग नहीं है, इस मार्केट को समझने वाले भी बहुत सारे लोग नहीं है, इस मार्केट में उनको कन्विंस करके उनका ट्रस्ट जीतने वाले भी लोग बहुत सारे नहीं हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसी मार्केट को बहुत बड़ा मार्केट समझते हैं क्योंकि फ्यूचर इसी मार्केट के साथ है। सर आपने अपॉर्चुनिटीज़ तो सारी बताई, पॉजिटिव साइड तो हमने सारी समझ ली इसकी कि ग्रोथ क्या है, नंबर्स कितने बड़े हैं, बट चैलेंजेस भी रहते हैं इस बिज़नेस के, नो डाउट। तीन अगर मैं बात करूँ, तीन मेजर चैलेंज, रिटेल की बात करें या फैशन की बात करें, क्या सबसे बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है जिसको हमें मेजर ध्यान रखना पड़ता है वाइल रनिंग अ ऑपरेशनल हैवी बिजनेस लाइक दिस? देखिए, रिटेल में सबसे बड़ी चैलेंज होती है मल्टी चेन रिटेल में या रिटेल में, क्योंकि कस्टमर हर तरह के होते हैं। आपको ग्राहकों को समझना, ग्राहकों की रिक्वायरमेंट्स को समझना, क्योंकि ग्राहक अलग अलग तरह के होते हैं। ग्राहक में एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, ग्राहक में एक जवान भी हो सकता है अनमैरिड, एक ग्राहक में मैरिड जवान भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है जो अभी शादी होने वाली है और जो जब तक शादी नहीं होती है वो कुछ और पहनती है, जैसे शादी हो जाती है वो कुछ और पहनती है। तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, वो कौन से परिवार में जा रही है तो किस तरह की रिक्वायरमेंट बदलती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस श्रेणी का व्यक्ति आपका कस्टमर है, किस श्रेणी का व्यक्ति आपकी दुकान में आ रहा है। जब मल्टीपल श्रेणी की दुकान में आते हैं, मल्टीपल टाइम्स आते हैं, तो आप किस श्रेणी के व्यक्ति के लिए कितना सामान लाओगे और किस श्रेणी के व्यक्ति के लिए क्या चीज़ रखोगे। तो इसीलिए उसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो वो डाइवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी भी है, वो डाइवर्सिटी एक चैलेंज भी है। तो आप उस चैलेंज को कैसे मीट करो। अलग अलग साइज़ के लोग होते हैं, अलग अलग सीजनलिटी में लोग होते हैं। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। कहीं किसी स्टेट में कुछ फेस्टिवल पे लोग पहनते हैं, किसी स्टेट में कुछ फेस्टिवल पे लोग पहनते हैं, तो कहीं पे कुछ पहना हुआ है, कहीं पे कुछ और पहना हुआ है। तो वो अपनी एक डाइवर्सिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट का आप कैसे रिफिल करो, कैसे उस प्रोडक्ट को रेगुलरली फ्रेश रखो, जो लाए वो बिक जाए, जो लाए वो बच ना जाए। तो डेड स्टॉक रिटेल के अंदर, फैशन के अंदर सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। कितना % होता होगा सर? नहीं, हर बिजनेस में 10 से 12% तो आपका डेड होता है। उसके अंदर आप फिर डिस्काउंट्स लगाते हो, आप उसको बेचते हो, कुछ एक फिर भी रेसिड्यू रह जाता है जिसको आपको कहीं ना कहीं आपको लौटिए को सल्टाना पड़ता है या आपको कहीं एग्जीबिशन शोज खोल के ख़त्म करना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज है आपका। दूसरा आपका चैलेंज होता है कि भाई रिटेल के अंदर आप जो लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ चोरियाँ जो होती है या आपके कस्टमर आते हैं जो पिलफरेज करते हैं या एम्प्लॉयज़ आपने जो रखे हुए हैं, वहाँ कुछ इंटेंशंस कई बार गलत हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं ना, पेट्रोल तो हवा में उड़ जाता है, तो जब खुला छोड़ दो तो वो हवा में उड़ जाता है कई बार। तो आप प्रिवेंट कैसे करते हो चोरियां जो होती हैं? देखिए, अल्टीमेटली तो टीम करती है, जो भी टीम जिस स्टोर पे होती है वो कोशिश करती है, वो प्रिवेंट करती है। बट फिर भी हमारे यहाँ अभी भी हमारे यहाँ लड़के बच्चे सावधान, बहुत सचेत होते हैं, बहुत कनिंग भी होते हैं, बहुत स्मार्ट भी होते हैं, जो चैलेंज लगा लेते हैं एक दूसरे से, बाजी लगा के कि मैं ये पीस निकाल के लेके आऊँगा, चोरी करके दिखाऊंगा, हाँ मैं तेरे को चोरी करके दिखाऊंगा। तो बहुत तरह की चोरियाँ होती है, मस्ती भी होती है, चोरियाँ भी होती है, और कई जगह पे रिक्वायरमेंट नीड भी होती है। तो सिस्टम बने हुए हैं, प्रोसेसेस बने हुए हैं, उसके अंदर हमारे अपने टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी बना हुआ है, उसके अंदर हमारे अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मेजर्स भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से, बट फिर भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा कंप्लीटली रोक पाते हैं, बट जहाँ तक होता है हमारा कंट्रोल होता है उसको। ओके, आपने डेड स्टॉक की बात की, राइट? अब यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो आप इसको डेड स्टॉक को मैनेज करने के लिए? क्या धीरे धीरे बना होगा वो सिस्टम? ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट डे से डेड स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया होगा। अब टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हो ये सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत अहम पार्ट रहा है मेरी बिजनेस और मेरे ग्रोथ का या मेरा इवोल्यूशन का। तो हमारा जो बिज़नेस की इवोल्यूशन हुआ है, हमने ये डिस्कवर किया कि यार टेक्नोलॉजी बहुत अहम पार्ट है, नहीं तो आप इतना बड़ा व्यापार को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 12 हज़ार तरह के SKUs होते हैं, अलग अलग 10 to 12,000 SKUs होते हैं, 450 दुकानें हैं हमारे यहाँ। 3 करोड़ कस्टमर को हम सर्व करते हैं हर साल। तो 3 करोड़ कस्टमर को हम सर्व करते हैं, 11,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। तो मेरे को ये समझ में तो आ गया था डे 1 पे ही, तो हमने डे 1 पे ही ERP के ऊपर काम किया था। तो डे 1 जब हमने फाउंडेशन रखी थी इस चेन की, तो हमने ERP के साथ ही फाउंडेशन रखी थी। उस समय फिर भी एंटरप्रेन्योर का ज़्यादा बड़ा रोल होता था, तो आप डेटा लेड डिसीजन बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। बट आस्ते आस्ते आपने डेटा लेड डिसीजन चालू किया, आप एनालिटिक्स करने लग गए, आप मल्टीपल अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और डेवलप किए, आप उसके अंदर प्रोसेसेस डाल दिए। आज तो अब AI का ज़माना आ गया, आज तो ML का ज़माना हो गया। तो वहाँ पर और
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसर्ट करके जो ये कंज्यूमर की जो डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, सीजनलिटी, साइजिंग, टाइमिंग, स्टोर टू स्टोर डिफरेंशिएटेड टेस्ट, आप उन सबको एनालाइज कर करके अपने ऑटो प्रोसेस बना सकते हो, ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन कर सकते हो। प्रेडिक्शन कर सकते हो। नॉट दैट एवरीथिंग विच यू प्रेडिक्ट इज स्टिल राइट, Correct. नॉट दैट एवरीथिंग दैट द मशीन प्रेडिक्ट्स इज ऑल राइट, बट अल्टीमेटली इट्स द ह्यूमन, इंसान को ही उसमें डालना पड़ता है कि क्या डालूंगा जिससे कि वो राइट प्रेडिक्ट करे। जब तक इंसान उसको राइट इनपुट नहीं देगा तो आउटपुट भी सही नहीं निकलती। बिल्कुल। तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एनालिटिक्स टीम, आपकी डाटा डालने वाली टीम या आपके लोग जो बताने वाले हैं उसके अंदर की क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो कैसे हैं, वो कितने सचेत हैं, वो कितने जानकार हैं, वो कितने ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे पता है मार्केट क्या है। तो इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट वे में देखना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक टेलर की दुकान से आया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि एक पीस बनाने में कितने कपड़े लगते हैं, कि क्या मेहनत लगती है, कितनी लेबर लगेगी, कितना उस पर कॉस्ट जाएगा, उसके अंदर कैसे हम उसको राइट वैल्यू मैकेनिज्म बनाए जिससे कि उसकी कॉस्ट इंक्रीज ना हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रोडक्ट का फैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका डेड स्टॉक क्रिएट भी ना हो। एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपका सप्लाई चेन कितना स्ट्रॉन्ग है, जिससे टाइमलीनेस कितनी अच्छी है, जब चाहिए तब चाहिए। दिवाली पे कस्टमर को कपड़ा पहनना है तो उसको दिवाली पे ही चाहिए, अगर दिवाली के दूसरे दिन आपका कपड़ा आया तो कोई काम का नहीं, वो डेड ही होना है। तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट टाइम पे काम करो, इसलिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं। आप तो सर सिर्फ रिटेलर बोलूँगा, मैन्युफैक्चरिंग तो अभी नहीं करते आप? नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते हैं, हाँ। बट सारी हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अच्छा, ये सारा जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये आप ये मैन्युफैक्चरिंग हम अपने प्राइवेट लेवल में हम बनवाते हैं। सब प्राइवेट लेवल पे। कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हैं अपने स्टोर पे या सिर्फ प्राइवेट हम लेवल? लोग प्राइवेट लेवल पे ही डील करते हैं, पूरा हमारा private स्टोर ब्रांड के ऊपर चलता है, तो Okay. स्टोर ब्रांड ही कस्टमर समझता है। Got it. तो वी मार्ट का अगर कपड़ा अच्छा नहीं है तो लोग वी मार्ट को गाली देंगे, हाँ। वो उस ब्रांड को गाली नहीं देते। सही बात है, सही बात है। सर आपने ना बीच में बोला कि डेटा लेड डिसीजन लेने लग गए हैं आप, तो कोई ऐसा डिसीजन याद है जो डेटा ने आपको हेल्प किया वो लेने में, जो आप हो सकता है खुद ना ले पाते बीइंग अ ह्यूमन, जो डेटा आया तो शायद वो बहुत आसान हो गया? कोई ऐसा मेजर डिसीजन जिसने आपको हेल्प किया हो? देखिए, मुझे याद आ रहा है कि एक हमने ना स्टोर खोला था श्रीनगर में। अच्छा। ये 2009 की बात है, और तो उस समय हम जब खोल रहे थे, पहले तो हमारे बोर्ड ने बड़ा रजिस्ट किया कि यार श्रीनगर में बड़ा टेररिज्म चल रहा था और वहाँ तो कोई दुकान चलाने ही नहीं देंगे, वहाँ तो ये हो जाएगा, वहाँ तो वो हो जाएगा। लेकिन हमने फिर भी लड़ झगड़ के हमने वो दुकान खोली। और जब दुकान खोलने के लिए मैं मार्केट स्टडी पे, जब मैं खुद गया था, उस समय मैं खुद जाता था, तो हमने देखा कि ज़्यादातर वुमेन जो है वो स्कार्फ और हेड पे वो या तो बुरखा या कवर्ड अप करते थे, और ज़्यादातर वुमेन फुल बॉडी कवर्ड अप रहती थी। तो हमारी टीम ने बोला कि हम ना वहाँ वेस्टर्न वेयर नहीं देंगे, हम वेस्टर्न वेयर मतलब डेनिम्स और टॉप और इन सब चीज़ों को हम वहाँ नहीं रखेंगे। तो मेरा मन थोड़ा सा मान नहीं रहा था, तो मैंने बोला चलो एक बार कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया जाए और थोड़ा थोड़ा रखेंगे हम वहाँ पर, एक बार थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ। तो हमने बहुत थोड़ा, जितना हम नॉर्मली स्टोर पे देते हैं उसका 20% हमने वहाँ पे डाला, और फिर हम अपना बिजनेस नॉर्मल करते रहे। तो स्टोर का रिस्पांस अच्छा है तो लोग बाकी की चीज़ों पे लगे। बट सडनली डेटा में जब दिखा कि वो जो सामान गया था वो तो 7 दिन में खाली हो गया। अच्छा। वो तो 7 दिन में बिक के ख़त्म हो गया। तो इमीडिएटली वहाँ से डिमांड निकल के आई, इमीडिएटली हमने एक्टिवेट किया। तो अगर वो रेट ऑफ सेल जब देखी हमने, उसका एक एनालिटिक्स जब बनाया, तो उससे निकल के आया कि यार वेस्टर्न वेयर की तो वहाँ बहुत बड़ी डिमांड है, जो कि हिडन डिमांड है, और वो हिडन डिमांड को आप मीट कर सकते हो। तो हिडन डिमांड के ऊपर इमीडिएटली हमने काम किया, और जिस तरह का फैशन वहाँ बिकता था, पहले हमने डाला, उसमें भी हमने गलतियाँ करी कि कुछ तरह का फैशन वहाँ अडॉप्ट होता था, कुछ तरह का नहीं होता था। बट आस्ते आस्ते जब हमने उसमें डाला तो उसमें समझ में आया कि यार ये एट्रीब्यूट वहाँ चलता है, जितने भी लॉन्ग स्लीव्स के टॉप्स होते हैं वो वहाँ चलते हैं, जितने भी फुल कवर्ड वाले डेनिम्स होते हैं वो वहाँ चलते हैं, वहाँ लॉन्ग कट्स नहीं चलेंगे। तो वो डेटा लेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। अल्टीमेटली देयर इज डिटेलिंग ऑन एवरी डेटा, और वही डेटा आपको हेल्प करता है कि यार क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कौन सा रंग कहाँ बिकता है, कौन सा बूटा कहाँ बिकता है, कौन सी जरी कहाँ बिकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेटा से ही आती है, इसके अलावा मिलेगा नहीं। फिर कस्टमर लेड भी, कस्टमर का भी डेटा होता है कि कौन सा तरह का कस्टमर कौन से टाइम पे ईद में क्या खरीदता है, और दिवाली पे क्या खरीदता है, और होली में क्या खरीदता है। तो वो अलग अलग चीज़ सब डेटा से ही होता है। बहुत सारा है, टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा होते हैं जो कि एक रिटेलर के पास होते हैं, और उसको हम कैसे एनालाइज करें और कैसे एक्शन लें, वही इंपॉर्टेंट होता है। बट सर जो स्टोर है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक साइंस है,
कि रिटेल स्टोर की प्लानिंग कहाँ पे, फर्स्ट काउंटर पे क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च होती है। आपने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन की, या कोई ऐसे 3-4 एलिमेंट्स जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए, या अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, जो हमारे लोगों ने भी ये पूछा कि आपसे पूछें ये क्वेश्चन, बहुत सारा ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कंटेंट वायरल होता है कि यार XYZ स्टोर ने क्या किया कि ऐसे ऐसे घुमा के स्टोर को लेआउट बना दिया ताकि सब लोग जाते हुए सब कुछ देख लें। इस लेवल के ऊपर भी आप रिसर्च करते हो, और क्या रिसर्च करते हो? ये देखिए डेफिनेटली बहुत रिसर्च अवेलेबल भी है, बहुत रिसर्च रोज निकलती है और सबकी अपनी अपनी रिसर्च बनती है। और ये मैंने देखा है कि इसको हम लोग बोलते हैं प्लानोग्राम प्लानिंग। अच्छा। प्लानोग्राम लेआउट प्लानिंग बोलते हैं, प्लानोग्राम बनता है इसका, जिसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ साइंस विच इज़ इन्वॉल्व कि किस सामान के बगल में किस सामान रखना चाहिए, कैसे आप एंट्री पे क्या रखोगे और एग्जिट पे क्या रखोगे, आप अपने लेआउट को कैसे बनाओगे, कस्टमर को कहाँ से अंदर डालोगे और कस्टमर कहाँ से निकल के बाहर आए। बट हमने एक चीज़ देखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि ग्राहक की कन्वीनियंस। हमारे ग्राहक जो हैं, हम बोलते हैं कि वो थोड़े से सेमी लिटरेट ग्राहक हैं, थोड़े से नॉट वेल लिटरेट ग्राहक नहीं है, वो जो बहुत इंग्लिश और बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के इमीडिएटली एनालाइज कर लें। जो हमारी आज भी हाउस लेडीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा जल्दी से समझती नहीं है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ईजी बना दो, बहुत सुविधाजनक बना दो, बहुत क्लियर बना दो कि कस्टमर बहुत क्लियरली अपने सामान तक जा पाए और वहाँ से वो छुप ना पाए। क्योंकि आपके दुकान पे जब 10-12 हज़ार SKU 50,000 पीसेस होते हैं तो ग्राहक भी कंफ्यूज हो जाता है। ग्राहक भी जब देखता है तो बहुत उसको बहुत ओवरवेलमिंग नज़र आता है। तो वो उसीलिए हमने कई तरह के अपने अपने रूल्स बनाए हैं, जिसके अंदर कन्वीनियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट रखा है कि कस्टमर की कन्वीनियंस कभी भी हमें एस्केप नहीं करनी चाहिए। हम अपने ग्रीडीनेस की वजह से हम कस्टमर की कन्वीनियंस पे ना गेम खेलें कि कई बार हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म दे दो कस्टमर को कि कस्टमर वहाँ से जाए और वहाँ से ही निकले। सो विच इज़ नॉर्मली नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। जहाँ इंडिया में अभी भी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आती है जब आप कन्वीनियंस सुविधाजनक वे में आप उसको प्रोवाइड कर दो, जो चीज़ उसे जैसे चाहिए वैसे आप दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल होता था कि भाई आज हम लोग करने लगे हैं कि पहले हम करते थे कि भाई जिस साइज़ के कस्टमर हैं उनको उस साइज़ के पास जाके सामान खरीदने में मज़ा आता है। अब उसको मैं बोल दूंगा कि मैंने सारा साइज़ इकट्ठा रख दिया, उसमें से तू अपनी साइज़ छाँट के निकाल, तो वो बड़ा परेशान हो जाता था कि नहीं यार, आप मेरा तो 30 साइज़ है, मुझे बता दो 30 साइज़ में क्या क्या है। तो मुझे ये मत बताओ कि इसमें से खोज लो, इसमें से एक निकालो, यहाँ देख रहा हूँ तो 30 नहीं है, वहाँ देख रहा हूँ तो 32 है। तो कई चीज़ ऐसी होती है जो ग्राहक को आज भी ना सुविधाजनक चाहिए होती है। तो आप उसको जितना सुविधा दे सको उतना जल्दी वो डिसीजन लेता है, उतना वो अच्छा फील करता है और उतनी जल्दी कन्वर्ट भी होता है। तो ये सारी प्लानिंग स्टोर लेवल पे होती है या सेंट्रली होती है? 90% तो सेंट्रली होती है, 10 से 15% ट्विकिंग जो है लोकल लेवल पे होती है। अच्छा। जो कि स्टोर लेवल पे होती है। अच्छा। जैसा स्टोर का लेआउट है, जैसा उसका प्रीमाइसेस है, जैसे उस स्टोर की नीड है, जिस तरह से कस्टमर वहाँ आते हैं, तो उस तरह से उसकी लोकल एट्रीब्यूट 10% एलिमेंट फ्लेवर लोकल रहता है, लोकलाइज करते हैं। अच्छा। इसके अंदर सर मार्जिन्स भी बहुत बड़ा एक गेम है। रिटेल के अंदर ऑब्वियसली कहा जाता है कि यार बिजनेस को अगर आप सही से चलाओ तो मार्जिन अच्छा है, नहीं चलाओ तो भाई नेगेटिविटी है। क्या मार्जिन नॉर्मली इस रिटेल फास्ट फैशन के अंदर बोले या फैशन के अंदर बोले, नॉर्मली टिपिकली किस मार्जिन पे बिजनेस ऑपरेट होता है? और आपका तो पब्लिक ही है, सब बोल ही सकते हैं हम यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सब ब्रांड्स के अपने अपने फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी सेलिंग स्टाइल क्या है, आपकी सेलिंग स्टाइल क्या है, आपका ब्रांड किस वजह से किसके लिए जाना जाता है। तो ये सब ना परसेप्शन का गेम बोलते हैं इसको, है ना। इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। वही 100 रुपये की चीज़ है, हम उसको 150 में भी बेच सकते हैं, हम 200 में भी बेच सकते हैं, कोई लोग उसको 600 में भी बेच सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने उस सामान के पीछे स्टोरी कैसी बिल्ड करी है। ओके। तो आप एक स्टोरी मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप कितनी अच्छी स्टोरी बना लेते हो, उतने अच्छे से उस स्टोरी पे अगर आप बिलीव करवा देते हो कस्टमर को, तो उतने ऊंचे दाम में बेच सकते हो। तो आपकी स्टोरी क्या है? हमारी स्टोरी हर समय ऑनेस्ट स्टोरी रही है, तो हम बहुत ऑनेस्ट प्राइस मार्जिन पे काम करते हैं। नॉर्मली हमारा जो मार्जिन होता है वो 35 से 40% के बीच में होता है। ग्रॉस ओके। 35 से 40% के बीच में होता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका पूरे फुल प्राइस में कितना माल बिक जाता है और फिर डिस्काउंटेड में कितना बिकता है। तो आपका जब डिस्काउंट लगने के बाद आपका जो मार्जिन बैठता है वो 30-32% के करीब बैठता है। ब्लेंडेड मार्जिन 30-31% के करीब बैठता है। इसके बाद सर हमारे क्या क्या खर्चे आते हैं नॉर्मली? मार्जिन आपका ग्रॉस मार्जिन के बाद आपका सारा ओवरहेड आपके आते हैं। दुकान की रेंटल होती है, दुकान के एम्प्लॉय के कॉस्ट होते हैं, दुकान के अंदर जो बिजली, AC,
उन जितने Fixed cost होगी हमारी। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, उसके बाद वहाँ की मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है कि माल लाना, माल भेजना, माल उठाना, माल लगवाना, वो पूरी एक सोर्सिंग की एक कॉस्ट होती है। फिर उसके पीछे आपकी बैक एंड की कॉस्ट होती है कि बैक एंड टीम जो आपकी जो काम कर रही है सारी, तो ये सारे कॉस्ट जो है वो लोड होते हैं। तो 90% ऑफ द एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कुछ एक कॉस्ट वेरिएबल होती है। सारे अभी जितने भी स्टोर्स हैं, स्टोर लेवल पे सब प्रॉफिट होते हैं नॉर्मली? जब आप खोलते हो कितने टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है एक स्टोर लेवल पे? देखिए डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग जो स्टोर खोलने की कोशिश करते हैं वहाँ तो हमारा मकसद तो यही रहता है कि वो सेकंड मंथ से प्रॉफिटेबल बन जाए। सेकंड मंथ से? क्योंकि इस तरह का ही प्रोडक्ट हो कि कस्टमर सेकंड डे से आना लग जाए, Okay. भीड़ लगने लग जाए, तो वो हमारा मकसद रहता है। तो 80% ऑफ द टाइम्स ये होने लग जाता है। Okay. कई बार 10-15% टाइम ऐसा भी होता है कि उसको 6 महीना 7 महीना लग जाता है। बट सब आ जाते हैं आ इवेंचुअली? जाते हैं, बट फिर भी आपका 5 से 7% या 8% नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर कन्वर्ट हो जाते हैं या रह जाते हैं कि उसमें सेल नहीं आ रही है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनको बंद उसकी वजह करते से हम पहले कोशिश करते हैं चलाने की, नहीं होती है तो फिर बंद भी करते हैं। कितने टाइम में कॉल लेते हो कि बंद कर देना चाहिए? जनरली 1 साल के बाद, मिनिमम 1 साल चलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि यार ये दुकान पूरे 1 साल में क्या कमाया, क्या खोया। अगर नहीं कमाया तो फिर 6 और महीना हम काम करते हैं उसके ऊपर, 6, 7, 8 महीना और काम करके उसको इम्प्रूव करो। अगर नहीं होता है या कॉस्ट कम करो या इम्प्रूव करो। अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर 2 साल के अंदर अंदर उसका हम कॉल ले लेते उसको हैं। बंद कर दो। सब ये स्टोर्स अपने ही होते हैं या फ्रेंचाइजीज भी होती हैं? सारे स्टोर हमारे अपने होते सारे खुद के हैं? तो हैं। हम फ्रेंचाइजी रेंट पे वाला फंड लेते हैं, है? लीज पे लेते हैं और अपना खुद चलाते हैं, हमारी टीम ही चलाती अच्छा, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है कंपनी सब? ओन कंपनी। ओके ओके कोई फ्रेंचाइजी नहीं है हमारी बिजनेस में। ओके ओके। सर अभी आपने बोला कि यार हम नया स्टोर खोलते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि अगले दूसरे महीने से ही वो प्रॉफिटेबल हो जाए। बट ये ढूंढना समझना कि कहाँ खोलना चाहिए, उसके पीछे भी ऑब्वियसली बहुत रिसर्च करते होंगे आप, मार्केट स्टडी करते होंगे। 2-3 कोई ऐसे पैरामीटर्स है जो आप हमेशा ध्यान में रखते हो कि यार ये अगर चीज़ें टिक मार्क हो रही हैं तो यहाँ स्टोर खोल सकते हैं, नहीं तो नहीं? देखिए हमारे वाले बिजनेस के अंदर हमने ये देखा है कि ग्राहक को ग्राहक बुलाता है और ग्राहक की सुविधा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ ज़्यादा ग्राहक हों वहाँ आप अगर अपनी दुकान खोलो तो सबसे ज़्यादा चलती है, चाहे वो बाज़ार लोकेशन हो, चाहे मेन रोड हो, बस अड्डे के नज़दीक हो, स्टेशन के नज़दीक हो, अगर कोई गारमेंट्स का मार्केट के आसपास ही आप खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो, अगर बगल में और भी लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि आपके कस्टमर शहर के भी होते हैं और गांव के भी आते हैं। तो गांव के जब ग्राहक आते हैं तो बस से उतर के आते हैं, वो मेन मार्केट में जाते हैं और मेन मार्केट में अपनी जो आपके पास है वो भी शॉपिंग करते हैं और अगल बगल की जो दुकानें हैं या बैंक है या कोई और इंस्टीट्यूशन है उसके पास भी जाते हैं और अपना काम निपटा के शाम की बस पकड़ के फिर चले जाते हैं। सही बात है। तो आपको इसलिए सुविधाजनक लोकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जगह पे हमने देखा हुआ है कि ग्राहक को अगर एक जगह से आने में एक जगह 10 रुपये का भाड़ा लग रहा है रिक्शा का और एक जगह 20 रुपये का लग रहा है, तो ग्राहक 10 रुपये वाले भाड़े वाली जगह पे आके शॉपिंग करके चला जाता है। इस लेवल पे जाके आप तो आप लोगों को ये भी देखते हो? देखना होता है कि कहाँ ज़्यादा बड़ी रेसिडेंस रहती है, वहाँ से आने का भाड़ा क्या है, कहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधाएं है, कहाँ बस चल रही है, कहाँ ऑटो की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी चलती है, कहाँ से बस आती है कि नहीं आती है। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपकी लोकेशन फिजिबिलिटी और लोकेशन व्यूएबिलिटी दोनों चीज़ कितनी अच्छी है, जिससे कि दुकान दिख भी जाए और दुकान राइट जगह पे भी हो। तो आप लेकिन वहीं पे दुकान सबको चाहिए, वहीं दुकान महंगी भी होती है, डिमांड भी ज़्यादा इसीलिए आपको उस तरह से ही अपने आप को पोजीशन करना पड़ता है जो कि एकदम से मेन पे ना हो लेकिन उस मेन के रास्ते पे हो, सो दैट यू कैन पुल और स्टॉप द कस्टमर इन बिटवीन। करेक्ट। कितना सर टिपिकल इन्वेस्टमेंट जाता होगा एक स्टोर खोलने में नॉर्मली? एक स्टोर खोलने में 2 से 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 2 से 2.5 करोड़। अब इसमें ऑब्वियसली पर मंथ रेंटल नहीं है कंसिडर्ड इसमें, वो ये तो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, ये तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। खर्चा अलग होता है। हाँ करेक्ट। हर महीने का खर्चा जो है वो अलग होता है, ये तो शुरुआत करने की इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको 1.25 करोड़ का एसेट लगाना पड़ता है, 1.25 करोड़ का आपको सामान रखना पड़ता है, क्योंकि हम 8,000 स्क्वायर फीट की दुकान खोलते हैं। जो व्यक्ति 8,000 स्क्वायर फीट की दुकान खोलते हैं, ये मिनिमम है आपका। अगर वो छोटा कोई दुकान खोलता है तो उसको छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, डिपेंड करता है पर स्क्वायर फीट। ओके, बट आपका स्टैंडर्ड फिक्स है 8,000 स्क्वायर फीट? हम लोग 8,000 स्क्वायर फीट की दुकान, बड़े भी होते हैं? एवरेज अब उसमें 6 से लेके 10,000 तक होते हैं। अच्छा, बट 10,000 से ऊपर नहीं गए आप? हाँ मतलब 2-4-5 होंगे भी। ओके, 2-4-5 वो भी होंगे। ओके, बट सर इसमें ना हायरिंग तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आपने बोला 11,000 लोगों को आप मैनेज कर रहे हो, हायरिंग फिट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही लोग आपके कस्टमर से डील कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटी देखते हो हायर करते टाइम? पहले तो आप करते होगे, अब तो हम श्योर एचआरस हैं, टीम है, लोग देखती होंगी, बट किस लेवल की आपने कल्चर बनाया हुआ है कि यार वी मार्ट में अगर आपको आना है तो ये 2-3 चीज़ें अपने को चाहिए तो ही आप आ सकते हो यहाँ पे? देखिए हमारे लिए ना हम ये समझते हैं कि हर इंसान को जो ऊपर वाले ने भेजा है उसके शोल्डर के ऊपर एक कंप्यूटर लगा हुआ है
अच्छा, है ना। अब वो कंप्यूटर को आपको एक्टिवेट करना आना चाहिए, आपको सर्वर को एक्टिवेट करना आना चाहिए, वो प्रोग्रामेबल हो। तो वो प्रोग्रामेबल अगर है तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो बहुत फंडामेंटल एलिमेंट होता है कि लर्नेबिलिटी कितनी अच्छी है उसकी, बेसिक संस्कार उसके कैसे हैं, बेसिक क्या, कहाँ से वो पढ़ के छोटा मोटा कुछ पढ़ाई किया है या नहीं किया है, तो कहाँ से आया हुआ है। तो उसको लर्नेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर वो पास करता है तो नॉर्मली हम उसको हायर कर लेते हैं। कोई क्योंकि एग्जांपल हमें है सर इसका लर्नेबिलिटी के क्वेश्चंस का? कि भी अल्टीमेटली उसको पढ़ने का कितना शौक है, अच्छा, उसने लास्ट क्या चीज़ पढ़ी थी, उसने कुछ सीखा क्या है। तो 2 3 4 सवाल भी आप पूछ लेते हो, बहुत बेसिक, बिकॉज बहुत फंडामेंटल। हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले आते हैं वो 10वीं पास, 12वीं पास, बीकॉम पास, यही लेवल के लोग ज़्यादा आते हैं। उनके बेसिक फंडामेंटल घर में बहुत कुछ, या कहीं काम भी नहीं किया, मैं पहला जॉब हम वी मार्ट ही देता है उसको, कई बार पहला जॉब वी मार्ट देता है उसको। तो वो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि उसकी बेसिक संस्कार क्या है, उसकी बेसिक जो भी अगर उसने पढ़ाई करी है तो वो क्या किया, उसमें कितने इंटरेस्ट से लिया। जो लापरवाह है, लावारिस है, या जो बदमाश है, जो पढ़ना नहीं चाहता है, तो वो फिर कभी काम भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, तो बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारा काम जो है कई बार बोरिंग भी हो जाता है कि एक ही काम रेगुलरली करते रहो, बार बार उसी को करते रहो, उसी को करते रहो, दोहराते रहो। तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, उसकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, उसकी श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है, और लॉयल्टी एक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को हम बेसिक फंडामेंटल को देखते हैं, और 90% टाइम हम देखते हैं कि इंसान अच्छे ही होते हैं। तो और वो जो अच्छे होते हैं वो ग्रो भी कर जाते हैं, चाहे बहुत नीचे लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक हमारे यहाँ आते हुए हम लोगों ने देखा है। तो उसके ऊपर हम जब इंसान पे अब जब काम करने लग जाओ, उसकी लर्नेबिलिटी स्किल होती है, और आप उसके ऊपर काम करो, तो आप अच्छे से यंग लोगों को अच्छी अच्छी जगह पे ले जा सकते हो। करेक्ट। आपने सर ऑनलाइन की अगर हम बात करें, बीच में आपने बोला भी था कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। वी मार्ट ने खुद जो पार्टनरशिप कर रखी है वो लाइम रोड के साथ की हुई है। ऑनलाइन अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, मुझे कुछ खरीदना है तो वो हमें लाइम रोड पे लेके जाते हैं। लाइम रोड के साथ पार्टनरशिप के पीछे क्या रीज़न था, खुद का बनाने का वर्सेस लाइम रोड पार्टनरशिप? व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन ओवर देयर? सो हमें रियलाइज़ हो गया था, पहले तो हमें लगता था कि हमारा वाला जो ग्राहक है वो साल में 2 बार कपड़े खरीदता है, तो वो ऑनलाइन नहीं खरीदता होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन मतलब फ़ोटो देख के डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी खून पसीने की कमाई वो लगाता है। तो वो देख के, हाथ लगा के, पहन के, ट्राई करके, 3 दुकान घूम के फिर ही खरीदेगा। लेकिन कोविड के बाद ये वाली जो है फिलॉसफी, भ्रांति जो है थोड़ी सी चेंज हो गई। हमने पहले कोशिश करी खुद से करने की, लेकिन वहाँ हमारा फोकस इतना ऑफलाइन की तरफ था कि हम वो टेक्नोलॉजी स्किल या जो चीज़ चाहिए थी उस बिज़नेस को सेटअप करने की, फोकस और जो डिटेलिंग और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वहाँ हमें लगा कि हम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और इस एरिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है, इस एरिया में फ्यूचर है, वर्ल्ड है, जो कि आगे जाके 10 से 15%, 20% लोगों की शॉपिंग शायद ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें ये लिए ज़रूरी लगा, तो इसीलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि लाइम रोड टीम और लाइम रोड सुची मुखर्जी जो लाइम रोड चलाती हैं, वो थोड़े से तकलीफ़ में थे, उसका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और हमें इस बिज़नेस को एक्सपैंड करना था, तो हमने इनको एक्वायर कर लिया। अच्छा। और हमने इनको एक्वायर करके ये हमारे साथ मिलके अब काम कर रहे हैं। तो वो मार्केट प्लेस भी चल रहा है उसके अंदर, और वी मार्ट का ओमनी चैनल इनिशिएटिव भी उसी के अंदर आ रहा है। तो लाइम रोड अब वी मार्ट का ही ब्रांड है, लाइम रोड इज़ अ पार्ट ऑफ वी मार्ट, and the team is a part of VMart, and they are all, now we are working together so that online business is handled by them and the offline business is handled at VMart. बट उनकी सप्लाई चेन वो सब अलग है, वो उनके जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है वो सब अलग है, लेकिन VMart के साथ कोलैबोरेशन भी है, तो VMart का सारा प्रोडक्ट भी वहाँ बिकता है, वहाँ दिखता तो वो है। सप्लाई चेन VMart ही हैंडल करती है। ओके। बट ऐसा नहीं होता कि जो उनके पास प्रोडक्ट है वो यहाँ हो वी मार्ट पे, वो नेसेसरी वाइस वर्सा? नॉट नेसेसरी, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो केवल ऑनलाइन में अवेलेबल है। ओके ओके। आजकल तो लोगों को 10-10 मिनट में चाहिए ऑनलाइन सब डिलीवरी। ऑनलाइन की हम बात ही कर रहे हैं, तो लास्ट एक आपसे पूछूंगा, उस पर आपका ओपिनियन मुझे समझना है। आजकल ब्लिंकिट आ गया है, इंस्टेंटली आपको इमीडिएटली 10 मिनट में कुछ ना कुछ घर पे पहुंच जाए, बस इतनी पेशेंस लेवल नहीं है। हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था 3 से 4 सेकंड में अगर बढ़िया लगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, ऐसा आजकल का रिटेंशन रह गया है। क्विक कॉमर्स के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? जैसे आपने बोला कि यार ऑनलाइन हमें समझ में आ गया कि ऑनलाइन में हमें कुछ करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी मैसिव है। अब ऑनलाइन भी ट्रांजिशन हो रहा है क्विक कॉमर्स पे, आपका उस पर क्या ओपिनियन है? अब देखिए, डेफिनेटली हम जानते हैं कि आज की जेनजी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी इम्पेशेंट है। अभी सोचा, अभी चाहिए, अभी नहीं मिला तो फिर कुछ और सोचने लग जाएंगे या कुछ और देखने लग जाएंगे। बट ये सब भी ना एक फेज़ होता है, ये सब चीज़ों का, हर चीज़ों का एक फेज़ है, कितना सस्टेनेबल है और क्या उस चीज़ की ज़रूरत है।
कई चीज़ ऐसी है जिसमें क्विक शायद आपको चाहिए, आप किचन में हो, आपको कुछ चाहिए तो आप वो क्विक आप इम्प्लीमेंट कर दो। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो 90% टाइम आप प्लान करके करते हो, आपको इतना क्विक भी नहीं चाहिए। और फैशन आप मानते हो कि प्लान्ड है? मोस्टली 90% फैशन जो होता है वो इंसान की ख्वाहिश है, वो ड्रीम है जिसको आप सक्सेसफुल करते हो। तो पहले दिन तो ड्रीम को पकाते हो, उसके बाद ड्रीम को नर्चर करते हो और फिर ड्रीम देखते हो और फिर ड्रीम को एक्वायर करने की कोशिश करते हो। तो इट इज़ ऑल प्लान्ड, इट इज़ ऑल 90% ऑफ द डिसीजंस आर प्लान्ड। कुछ लोग हैं, कुछ जेनजी पॉपुलेशन है जिनको जल्दी फास्ट चाहिए होता है, बट अच्छा भी चाहिए होता है, यूनिक भी चाहिए होता है। कई लोग हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टाइल के लिए 15-15 दिन भी वेट करने को तैयार है कि ये स्टाइल बस मुझे मिल जाए, चाहे 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, बट मुझे तो ये यूनिक स्टाइल चाहिए। करेक्ट। तो डिफरेंशिएटेड फिलॉसफी है कि किसको क्या चाहिए, बट आपको एक बेसिक कोर चीज़ चाहिए तो आपको लगता है कि यार मुझे को चाहिए तो अभी मिल जाए, या तो मैं अभी नीचे से दुकान के आगे ले आऊँ, या मुझे अभी कभी मिल जाए। तो वहाँ आप थोड़ा एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे मेरी डिलीवरी फास्ट मिल जाए। तो वहाँ एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है और वर्ल्ड ओवर रही। तो वो हाउ डू यू कट शॉर्ट ऑन दैट विच इज़ देयर। बट क्विक, बहुत क्विक हर चीज़ में चलेगा नहीं और सस्टेनेबल भी नहीं है। आप उस क्विक के वजह से आपने इकोसिस्टम के अंदर इतने ईंधन आप उड़ाते हो, आप इतना पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, आप इतना रोड पे ट्रैफिक क्रिएट करते हो, आप इतनी ज़्यादा एजिलिटी ला के लोगों को स्ट्रेस में ला के रखते हो। तो वो सस्टेनेबल भी लॉन्ग टर्म नहीं है। ये कुछ दिन तो जरूर चलेगा और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में ज़रूरी है कि आपके खाने की चीज़ें हैं और हैं, वहाँ आप दे दीजिए, गर्मा गर्म सर्व करना है, आप गर्मा गर्म क्विक सर्व कर दीजिए, वहाँ सस्टेनेबल जरूर है। बट हर जगह पे ये सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उसकी भी एक कॉस्ट है और उसकी एक कॉस्ट दोनों, एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट है और इकोलॉजिकल कॉस्ट है। Correct. तो दोनों कॉस्ट को मद्देनजर देखते हुए अपने को ये समझना चाहिए कि वो, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सस्टेनेबल है, बट हाँ जरूर बड़े शहरों में जहाँ ह्यूज डेंसिटी है वहाँ ये पॉसिबल भी है और सुविधा मिलती भी है और मिलनी भी चाहिए, जिससे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है और उसमें बहुत लोग अच्छा कर भी रहे हैं। तो जो हाई डेंसिटी जोन्स है वहाँ मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स फिर भी चल जाएगा ऑन नीड्स, not on luxuries or not on aspirations, but on needs it will run, but otherwise तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ओके, अब फ्यूचर क्या है सर? वी मार्ट का लास्ट है अब ये सेक्शन। देखिए हमारे आज 450 स्टोर्स हैं, 290 टाउन्स में हम लोग प्रेजेंट हैं, 25 स्टेट के अंदर हम प्रेजेंट हैं। हमारे 2 ब्रांड चलते हैं, एक वी मार्ट और एक साउथ में अनलिमिटेड, और तीसरा ब्रांड हमारा ऑनलाइन का है वो है लाइम रोड। तो हमारे को लगता है कि अब हम पूरे इंडिया में आ गए हैं, पूरे इंडिया में 290 शहर में ऑलरेडी आ गए हैं। भारतवर्ष में ऐसी कम से कम 700 ऐसे शहर हैं जहाँ पर एक वी मार्ट जैसा दुकान ऑपरेट हो सकता है। तो 700 तो कम से कम एक दुकान की मैं बात करूं तो 700 शहर हैं, और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ 10, 12, 15, 20 दुकानें भी हो सकती है। तो वो हमारी पास अपॉर्चुनिटी है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पूरे सेगमेंट में। कस्टमर की पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रही है, एस्पिरेशंस ग्रो हो रही है। हर कोई इस सोशल मीडिया युग में, सेल्फी युग में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छा अपने आप को व्यक्त करना चाहता है। तो वो मन की सबकी ख्वाहिश है, सबको खुशियाँ उसी से मिलती है। हमें लगता है कि हम खुशी के पार्ट बनते हैं, हमें लगता है कि हम लोगों के चेहरे पे स्माइल क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमें लगता है कि हम इतने लोगों को काम पकड़ाते हैं। तो हमें लगता है ये काम, हमारा जो पर्पज़ है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि यार हर व्यक्ति को मतलब अच्छा दिखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पे ना करना पड़े। अच्छा दिखने के लिए उसको अच्छी तरीके से अच्छे दाम में हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकें और उसके घर के नज़दीक प्रोवाइड कर सकें, ये हम चाहते हैं। क्योंकि आज की हमारी सरकार जो है वो हर प्रांत में इंडस्ट्री, हर प्रांत में एम्प्लॉयमेंट, हर प्रांत में बिज़नेस ले जाने की बात कर रही है। तो वैसे ही वहाँ जब बिज़नेस भी जा रहा है तो वहाँ हर जगह की सुविधाएं भी होनी चाहिए, हर ग्राहक को वो सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे वो छोटा सा कस्बा हो, चाहे वो शहर हो। और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे वी मार्ट बहुत अच्छे से समझता है। तो यहाँ से हमें लगता है कि नेक्स्ट 5 साल में हमें 3 गुना ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट 5 साल में आज हम 3000 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर बैठे हैं, तो हमें यहाँ से 10,000 करोड़ को आई करना चाहिए कि 5-6 साल के अंदर हम वहाँ तक पहुँच जाए। ओके, हम सर लास्ट में ना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आपके साथ रैपिड फायर करेंगे, 2 मिनट लगने वाले हैं इसमें। आपको क्विकली जो फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आता है ना वो आपको बोलना है इसके ऊपर, ठीक है? शुरू करें सर? चलो। रिटेल और होलसेल में अगर चूज़ करना हो तो क्या चूज़ करोगे? एवरी टाइम रिटेल। एवरी टाइम रिटेल। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो मैं कोई रिटेल की दुकान में काम कर रहा होता या प्रिंटिंग प्रेस चला रहा होता। फेम, मनी या पावर में से क्या चूज़ करोगे? एक ही करना है।
फेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेम ज़्यादा क्योंकि वो सब चीज़ अगर अच्छा होगा तो फेम जरूर मिलेगा। वन थिंग दैट मेक्स यू पैशनेट अबाउट रिटेल। रिलेशनशिप विद पीपल। दो ऐसे फाउंडर जिनके साथ एक आइलैंड में अगर आपको छोड़ दे तो वो दो फाउंडर आपको सिलेक्शन करने का मौका मिले, वो कौन होंगे? इलॉन मस्क ओके, और इलॉन मस्क एंड इंडिया का कोई है? हाँ, वही मैं याद कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एनीवे सो आई थिंक इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे फाउंडर्स हैं, बट डेफिनेटली आई वांट टू गो विथ मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। ओके, अगर आपको मैं आज $1 मिलियन दूं तो आप क्या करोगे उसका? लोगों की भलाई पे लगाऊंगा। ओके, योर गोल्डन रूल टू स्टे अहेड इन लाइफ? ऑलवेज बी पॉजिटिव। What is the one thing you value the most in life? ट्रूथ। How do you spend your money? टू क्रिएट स्माइल्स। Okay. कोई ऐसी चीज जो आपने खरीदी और रिग्रेट हुआ बाद में? जो कोई ऐसी चीज जो हमने खरीदी और बाद में रिग्रेट। पर्सनल हो सकती है वो, जरूरी नहीं बिजनेस की बात कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आपको लगा यार ये मैंने गलत परचेज कर लिया, नहीं करना चाहिए था। मे बी अ फैंसी कार, अ फैंसी हाउस, एनीथिंग। नहीं, आई थिंक नॉर्मली आई एम नॉट अ पर्सन हु रिग्रेट्स अ लॉट, हाँ, बट शायद हो सकता है कि क्या था वो रिग्रेट? मतलब मैंने कभी जैसे कोई स्टोर के डिसीजंस ले लिए, हाँ, तो कोई महंगे स्टोर थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छा चलेगा, और बहुत महंगी रेंटल थी, ओके, तो वो हमने एक्वायर किया, तो वहाँ हमें लगा कि यार हमने गलत कर दिया, तो कई बार रिग्रेट हुआ उसके लिए। डू यू रीड बुक्स? यस। टॉप 3 बुक्स दैट यू रिकमेंड टू एवरीवन? मैं दीपक चोपड़ा को सुनता हूँ, तो दीपक चोपड़ा की किताबें भी पढ़ता हूँ। तो दीपक चोपड़ा की काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मेरे ख्याल से उसकी 90-100 बेस्ट सेलर्स है, तो उसमें टॉप 20 गुड बुक्स हैं जिसकी लिस्ट आपको सबको मिल जाएगी, तो यू कैन गेट एक्सेस टू दोस। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको आपके टाइम के साथ हमने जस्टिस किया होगा और आपको भी थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने गुड नितिन, थैंक यू सो मच फॉर री engineering and discovering myself for me, Okay. and getting into all the past, getting into history, getting into my own awareness, getting into my own self, on where am I, and at times on those juxtaposition, cross borders or crossroads where you don't know what you decide or not decide, Yeah. और आप हो क्या। बट हर बार जितनी आप जैसे लोगों के साथ जितनी बार बैठता हूँ, तो ये कई चीज़ें अपने आप से निकल के भी आती है, और कई चीज़ें आप बोलने के लिए बोल भी देते हो, बट कई बार जाके उसको वापस से रीलुक करते हो। करेक्ट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू।